नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपका कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। साइंस का लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है, उसको आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं उसके आगे के जो मात्रक पे मैं समाप्त किया था, कुछ मात्रकों को लिया था, जैसे कि मैंने एंगस्ट्राम के बारे में बताया था कि एंगस्ट्राम जो होता है दूरी या लंबाई का मात्रक होता है। तो एंगस्ट्राम दूरी या लंबाई का मात्रक होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वह 10⁻10 मीटर की होती है। एंड इसी तरह से माइक्रोन भी दूरी का ही मात्रक होता है। तो पूछ लेता है किसका मात्रक है, तो दूरी या लंबाई का मात्रक है। इसकी वैल्यू जो होती है वह 10⁻6 मीटर होती है। तो दोनों में रिलेशन भी पूछता है, माइक्रोन एंड एंगस्ट्राम में। तो एक एंगस्ट्राम होता है 10⁻10 मीटर, तो हम इसको 10⁻4 और 10⁻6 में डिवाइड कर दिए थे। तो 10⁻6 के स्थान पे हम माइक्रोन रख दिए थे, तो 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻4 माइक्रोन हो जाता है। और इसी का अपोजिट करते हैं, माइक्रोन को बचाते हैं, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू इसके अपोजिट में जाता है। तो यहाँ पर 10⁻4 एंगस्ट्राम होता है। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर समाप्त किए थे। आज आगे देखते हैं। इसी अन्य प्रमुख मात्रकों में जो स्मॉलेस्ट छोटी से छोटे मात्रक होते हैं उसमें एंगस्ट्राम होता है, जो कि दूरी का या लंबाई का मात्रक होता है। 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। मैक्सिमम केस में यह परमाणु या नाभिक का आकार नापने के इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि परमाणु बहुत छोटे होते हैं, नाभिक बहुत छोटा होता है, तो उनके आकार को मापने के लिए एंगस्ट्राम का प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही हमारा ये माइक्रोन है। माइक्रोन 10⁻6 मीटर होता है। जीवाणुओं के यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनके आकार को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोन। और एक और भी बहुत छोटा मात्रक होता है जिसे फर्मी कहा जाता है। फर्मी जो होता है ये भी लंबाई का ही मात्रक होता है, दूरी का ही मात्रक होता है। अति सूक्ष्म चीज़ों की आकार को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻15 मीटर। यहाँ मीटर के अलावा कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फर्मी मीटर में ही मापा जाता है, या हम इसको सेंटीमीटर किलोमीटर में बदल सकते हैं, लेकिन लंबाई के अलावा किसी दूसरे मात्रक में ये नहीं जा सकता है। तो एंगस्ट्राम, माइक्रोन एंड फर्मी ये तीनों छोटे मात्रक हैं जो कि लंबाई के मात्रक हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ बड़े मात्रकों की। बड़े मात्रकों में जो बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल होता है वह होता है प्रकाश वर्ष। तो ये प्रकाश वर्ष जिसको लाइट ईयर कहा जाता है, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष पहली बात तो पूछ लेता है कि ये किस चीज़ का मात्रक है। तो वर्ष समझकर हमको ये नहीं समझना है कि ये समय है, बल्कि ये दूरी का मात्रक है। कई बार ये पीसीएस वगैरह में भी पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता रहता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का मात्रक होता है। एक्चुअली होता क्या है कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं, प्रकाश की किरणें निर्वात में एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है वही होता है प्रकाश वर्ष। ये बड़े बड़े खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियों को मापने के काम आता है। जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके बीच की दूरियों को मापने के काम आता है। तो हमने बताया कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वह एक वर्ष तक लगातार चलती रहें निर्वात में, और कितनी दूरी तय करेंगी एक साल में, वही प्रकाश वर्ष होगा। तो यहाँ से अगर इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो चूँकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी निकालेंगे तो चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल मतलब प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश की चाल लेंगे, और यहाँ पर समय किसका लेंगे, वही एक साल का समय, क्योंकि प्रकाश की चाल एक साल तक चलेगी। तो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक साल में 365 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटा होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है चाल, तो इसको भी हमने सेकंड में बदल दिया। इनको पूरा मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ये हमको याद रखना चाहिए। कभी कभी वैल्यू किलोमीटर में दे देता है तो उसको हम चेंज कर लेंगे, किलोमीटर में मतलब 1000 से भाग कर देंगे, तो ये 10⁻15 की जगह 10⁻12 हो जाएगा। बाकी 9.46 वही रहेगा, 10⁻12 मीटर हो जाएगा। मीटर नहीं, किलोमीटर हो जाएगा जब किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो
प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसकी वैल्यू जो होती है 9.46 10⁻15 मीटर होता है, ये याद रखिए। दूसरा कि प्रकाश की किरण द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी, 1 वर्ष में तय की गई ये दूरी होती है। अगला जो मात्रक होता है दूरी का, बड़ा मात्रक वो होता है खगोलीय मात्रक, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी मापने के काम आता है। खगोल नाम से संबंधित है कि सूर्य है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस मापी जाती है वह एयू में मापी जाती है। तो 1 एयू इक्वल कितना माना गया है या कितना रखा गया है, तो 1 एयू यानी एक खगोलीय मात्रक 1.496 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। 1.496 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर खगोलीय मात्रक होता है। ऐसा ही पारसेक एक अन्य मात्रक है जो बहुत बड़ा मात्रक होता है भाई, प्रकाश वर्ष का 3 गुना से ज़्यादा, 3.26 गुना किसका, प्रकाश वर्ष का, प्रकाश वर्ष का, यानी कि लाइट ईयर, यानी जितना होता है प्रकाश वर्ष कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये प्रकाश वर्ष होता है। इसका भी 3.26 गुना, इतना गुना जो होता है वह पारसेक होता है। इतनी ज़्यादा इसकी लंबाई होती है। तो पारसेक बड़े मात्रक हैं, खगोलीय मात्रक भी बड़ा मात्रक है और प्रकाश वर्ष भी बड़ा मात्रक है। तो इनको आप लंबाई में ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ बड़े मात्रक हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ से मापन में हम चीज़ें को जो यूनिट जो ज़रूरी थी बस उनको ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। मापन की कुछ पद्धतियाँ होती हैं। पद्धतियाँ मतलब कि कैसे हम मापन को करते हैं। तो मुख्य रूप से एक पद्धति होती है हमारी MKS, एक पद्धति होती है CGS और एक पद्धति होती है FPS। ये देखिए, यम का मतलब होता है मीटर, यम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम एंड यस का मतलब होता है सेकंड। तो आप नाम से ही दिख रहा है कि मीटर क्या, मीटर मतलब लंबाई, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान और सेकंड का मतलब समय। तो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय को लेकर पद्धतियाँ बनाई गई हैं कि अगर हम लंबाई को मीटर में माप रहे हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में माप रहे हैं और समय को सेकंड में माप रहे हैं, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये जो हमारी पद्धति होगी ये MKS पद्धति होगी। ठीक, अगर हम इसी लंबाई को सेंटीमीटर में मापें, सी मतलब सेंटीमीटर, और द्रव्यमान को ग्राम में मापें और समय को सेकंड में मापें, तो ये CGS पद्धति हो जाती है। CGS पद्धति में क्या होता है कि सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर आ जाती है, द्रव्यमान ग्राम में आ जाता है और समय सेकंड में रहता है। तो इसे CGS पद्धति कहा जाता है, या इसी को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। फ्रेंच पद्धति, फ्रांसीसियों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था छोटे वैल्यू को मेजर करने के लिए, तो वहाँ पर ये सिस्टम चलता था। उसके बाद ब्रिटिश में ये चलता है, ब्रिटिश में ये चलता है FPS। F मतलब लंबाई यहाँ फुट में मापी जाती है, फुट में, और द्रव्यमान यहाँ पे पाउंड में मापते हैं, पाउंड में, और समय तो सेकंड हर जगह है। तो F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकंड। तो देखिए ये लंबाई का है, ये द्रव्यमान का है, ये समय का है। तो ये FPS है। इस पद्धति को ब्रिटिशर्स द्वारा लागू किया गया या चलाया गया था, इसलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है या ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। उसके बाद इन तमाम अलग अलग पद्धतियों को MKS, CGS, FPS देखने के बाद कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट ना हो, हर देश अपने हिसाब से अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करता रहा, तो हर देश में मापने के अलग प्रचलन रहा। तो पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने ये तय किया, या हर देशों ने ये तय किया कि भाई कुछ ऐसी पद्धति होनी चाहिए जिसमें हर देश उसी में काम करे। ये नहीं कि हम वहाँ जाएं तो वहाँ कुछ चल रहा है, दूसरे देश जाएं कुछ। जैसे पहले क्या, एक देश में रुपया चल रहा है, दूसरे देश में डॉलर चल रहा है, तीसरे देश में यूरो चल रहा है, चौथे देश में येन चल रहा है। तो ऐसे में तो बिजनेस हो नहीं पाएगा।
तो बिजनेस को सुचारू चलाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को, एक डॉलर को सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया जो मजबूत मुद्रा थी, और पूरी दुनिया डॉलर में बिजनेस करने लगी। वैसे ही मापने के सिस्टम में भी एक सिस्टम निकल के आया, बनाया गया कि भाई हम इनमें से कोई एक पद्धति को ले लेते हैं, चाहे MKS ले लें, CGS ले लें, PS। तो ज़्यादातर लोगों की जो सहमति बनी वह MKS पर बनी। तो MKS ये 1960 में जो वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल साइंस समिट हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन, वहाँ पर इसी MKS यानी कि मीटर के मतलब किलोग्राम और यस मतलब सेकेंड, इसी पद्धति को पूरे देश में लागू करने की बात की गई, और कुछ इसमें मॉडिफाई करके, कुछ सुधार करके इस पद्धति का नाम रखा गया SI पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये कौन बना? वही MKS पद्धति बना। जो भी इनमें थोड़ी बहुत कमियां थी, कसर थी, उनको दूर करके इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया, और इसी इंटरनेशनल पद्धति में पूरा सिस्टम चलने लगा। और ये है क्या? वही MKS पद्धति का ही रूप है। तो ये 3 मापन की पद्धतियां हैं। इसमें 1-2 टॉपिक और बचते हैं, जैसे कि कभी कभी पूछ लेता है कि बीमा क्या होता है, डायमेंशंस क्या होता है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बीमा। बीमा देखिए, जो हम मूल राशियां पढ़े हैं, हम पढ़े हैं कि मूल राशियां जो होती हैं वह 7 होती हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसमें क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, बाकी और भी विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब। तो हमको देखिए, इन मूल राशियों के लिए हम लोग यल लिखेंगे लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए यम लिखेंगे, और समय के लिए टी लिखेंगे। इन 3 चीज़ों से बीमा निकल जाएगी, क्योंकि बहुत लेंदी नहीं पूछने वाला है। बड़े फार्मूले पूछेगा तो उसमें विद्युत में घुसेगा या चुंबक में घुसेगा, तो बाकी और राशियों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैक्सिमम केस में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमने कहा कि ये क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी क्या है? दूरी है, और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है। तो इन दोनों के लिए यल ले लेंगे, यल। तो ये बन जाएगा L/2। तो यहाँ पर जो बीमा बनेगा, देखिए सिस्टम होता है MLT, ये क्रम है लिखने का। तो यम नहीं है तो यम की पावर 0 लगा दीजिए, यल है तो L2 है ही, टी नहीं है तो टी की पावर 0 लगा दीजिए। तो ये बन गया बीमा, ये क्षेत्रफल का बीमा बन गया। या अगर जैसे कह दिए चाल है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो उसके लिए यल ले लेंगे। समय मूल राशि होता ही है, टी ले लेंगे। ये जब बनेगा तो यल, और टी ऊपर जाएगा तो टी पावर -1 हो जाएगा। इस तरह से इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये इसको कहा जाता है विमीय सूत्र, या इसी को हम लिखेंगे, यम नहीं दिया गया है तो यम के पावर 0 लगा देंगे, L/T-1। ये बन जाता है विमीय सूत्र। और इन मूल राशियों पर लगी ये जो घात हैं, 0, यल पर कितना है 1, टी पर कितना है -1, इसी को बीमा कहा जाता है। तो इस तरह से बीमा निकलता है। जैसे कुछ और अगर बीमा में देखें, कुछ इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे बीमा। जैसे बल का, जो बहुत पेटेंट में पूछता है, बल पूछ लेता है कि बल का बीमा क्या होता है। तो बल का पहले फार्मूला हमको पता होना चाहिए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो अब जैसे ले लिए बल, यानी कि F = m × a, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान तो मूल राशि है, लेकिन त्वरण मूल राशि नहीं है। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो यहाँ हम लिखेंगे m × v/t, वेग। तो समय, देखिए समय मिल गया मूल राशि, लेकिन अभी वेग नहीं मिला। तो वेग भी क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। तो इसको हम देखेंगे तो ये होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पर आ गया m, v की जगह पे s/t,
की, तो नीचे एक टी है ही तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब द्रव्यमान भी मूल राशि है, विस्थापन यानी कि लंबाई है ये भी मूल राशि है, समय यानी कि टाइम ये भी मूल राशि है। तो जब मूल राशियों में फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम बीमा रखते हैं। यम यानी द्रव्यमान के लिए मैंने कहा था कैपिटल यम रखिए, विस्थापन यानी एक प्रकार की लंबाई है मूल राशि में तो यल रखेंगे, टाइम है तो टाइम के लिए हम कैपिटल टी रखेंगे इसके पावर 2। इसको सीधा सीधा लिखेंगे तो यम यल टी माइनस 2, ये बन गया बीमीय सूत्र। ये बल का बीमीय सूत्र है, या अगर बीमा उन पर लगी घातों को कहा जाता है तो यम पर 1 घात, यल पर 1 घात, टी पर -2 घात। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बीमा जो होता है, पहले आप किसी भी फार्मूले को मूल राशियों में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद मूल राशियों में कन्वर्ट कर लेंगे तो द्रव्यमान के लिए कैपिटल यम रखिए, समय के लिए आपको टी रखना है, लंबाई के लिए यल रखना है, उसके बाद आराम से बीमा निकल जाएगा। एक टॉपिक और है हमारा, जैसे कि ये कभी कभी पूछता है कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है। देखो कोण जो होता है, सिंपल सा अगर हम एक वृत्त खींच लें तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप ले लें। ये जो वृत्त है इसकी जितनी त्रिज्या है इस त्रिज्या के बराबर ही ये चाप ले लिया जाए तो इस चाप द्वारा ये वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा, जैसे मैंने कहा कि मैं एक वृत्त खींचूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जितनी इसकी त्रिज्या है उतने का मैं चाप ले लूँगा। ये मैंने इतना चाप ले लिया। अब इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा, ये इस चाप द्वारा जितना कोण बनेगा केंद्र पर, यही क्या होता है, ये 1 रेडियन का कोण होता है। ये 1 रेडियन का कोण। तो हमने क्या किया कि त्रिज्या के बराबर चाप लिया, तो कोण बराबर फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। अब चाप और त्रिज्या बराबर हैं तो दोनों कट जाएगा और इसका आ जाएगा मान 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन कोण का मात्रक होता है। कोण का मात्रक यानी कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप लेकर अगर हम एक कोण बनाते हैं उसके केंद्र पर, तो जो कोण बनता है वह 1 रेडियन का कोण होता है। ऐसा ही एक होता है घन कोण। सॉलिड, कोई सॉलिड गोला लेना है, उसमें उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। कोण का मात्रक होता है रेडियन और सॉलिड एंगल यानी घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसमें ठोस गोला लेना है तो वृत्त की यानी इस गोले की जितनी त्रिज्या होगी, ये गोले की जितनी त्रिज्या होगी उसका स्क्वायर कर लीजिए। अगर गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 16 सेंटीमीटर वर्ग का उस गोले की सतह पे क्षेत्रफल ले लीजिए। उस क्षेत्रफल के द्वारा देखिए केंद्र पर कितना कोण बन रहा है। ये जितना भी कोण बनेगा वह स्टेरेडियन कोण होगा। मैंने क्या बोला कि कोई गोला है, गोले की त्रिज्या का वर्ग करिए तो जितना आता है उसकी सतह पर उतना नाप लीजिए, लगा लीजिए चिन्ह। उसके द्वारा केंद्र पर जितना भी कोण बनेगा वह घन कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि घन कोण का जो फार्मूला बनेगा वह बनेगा एक क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल, त्रिज्या के बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। इस तरह से ये इसका फार्मूला बन जाता है। तो इतना मुझे लगता है ये याद रहेगा, ये दिमाग में रहेगा। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। दोनों का मतलब समझा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए मापन से संबंधित कोई चीज़ें बचती नहीं है, बस इतनी ही है। आप इसको देखिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखिए। मापन चैप्टर थोड़ा सा जटिल होता है, उसके बाद गति से व्यवहारिक शुरू हो जाता है। तो अगली क्लास हम गति पर लेकर आएंगे, तो आप इसको एंजॉय करिए। अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।